स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है, इसी महासीरीज में हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी बुक में 6 क्लास की एनसीईआरटी ली है और 6 क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो श्रृंखला है, इसमें आगे बढ़ते हुए आज हम 8 चैप्टर पर आए हैं। दोस्तों, 8 जो चैप्टर है 6 क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इसके आगे हम 7th क्लास की एनसीईआरटी लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसका जो चैप्टर का नेम है, उसका नाम है भारत, उसकी जलवायु, उसकी वनस्पति और वन्य प्राणी। अब दोस्तों ये पूरी घटना दे रखी है, ठीक है। ये पूरी घटना दे रखी है दोस्तों, ये आपको एक बार पढ़ लेनी है, नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ लेनी है। बाकी आपको करना क्या है, इनमें से मेन जो की पॉइंट है उनको आपको समझना है बस। अब जैसे मेन की पॉइंट में जैसे आप देखेंगे तो उसमें है मौसम। मौसम के बारे में बताया है। मौसम क्या है, तो दोस्तों आपको पता है मौसम क्या है। तो मौसम जो होता है दोस्तों, वो वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर हम मौसम की बात करें, दोस्तों, तो ये मौसम जो है ये वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वही मौसम है। जैसे मान लो दिन के मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में सुबह धूप खिली, ठीक है। दोपहर में फिर सुबह धूप खिली, दोपहर में क्या हुआ, वर्षा हो गई। शाम को फिर हल्की सी ठंड पड़ गई। तो ये क्या है, ये परिवर्तन है। मौसम क्या है, परिवर्तन है। मतलब कैसे, जलवायु जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन है। तो यही बात है, यही बात कही है इसमें कि मौसम के बारे में बताया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है वैसे ही नॉर्मल तरीके से। एक बार आप पढ़ भी लेते हैं हम लोग। देखो ऐसे एक बात बताइए, देखो आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचारों में पढ़ते हैं, ये चीज़ बताइए, टेलीविज़न में देखते हैं और दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। यही चीज़ है इसमें सबसे बड़ी बात, कि मौसम क्या है, कि दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है वही मौसम है। अब देखो मौसम में क्या क्या शामिल है। मौसम में तापमान शामिल है। अब देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, मौसम के घटक क्या हैं और मतलब इसमें शामिल क्या क्या है। तो शामिल है, इसमें दे रखा है, देखो इसमें शामिल है पर तापमान है पहली बात। तो दूसरा क्या है दोस्तों, वर्षा है। और तीसरा क्या है, सूर्य की विकिरण, इत्यादि। मतलब क्या है, यदि सूर्य की जो विकिरण है अगर वो पृथ्वी पर सीधी पड़ेंगी तो वहां क्या है, बारिश, वर्षा ज़्यादा होगी। वो सीधी पड़ेंगी, दोपहर पहले तो क्या है, खूब गर्मी पड़ेगी, उसके बाद क्या है, उमस होने के बाद क्या है, बरसात होगी सीधी। तो यही चीज़ है। मतलब मौसम को घटक कौन कौन से हैं, तो उसमें तापमान है पहली, फिर वर्षा होगी, फिर सूर्य की विकिरण, ये बताया दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तो कभी ठंडा होता है, ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। कभी कभी मौसम जो आसमान है उसमें बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपको ध्यान होगा दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो ऊनी के कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब गर्म रहता है तो ऊनी के कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती, और खाने पीने में हम ठंडी चीज़ों को पसंद करते हैं। ये गर्मियों की बात की है दोस्तों। ऐसे इसके विपरीत जब हम देखते हैं कि जब ठंड पड़ती है तो हम ऊनी के कपड़े पहनते हैं, जो इस टाइम चल रहा है, अब धीरे धीरे दिसंबर में आ जाएगा ज़्यादा जो ठंड है, ये बात करें। और ठंड और तेज़ हवाएं चलती हैं किसमें, सर्दियों में। तो ये बात बताइए दोस्तों, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करेंगे, मतलब ठंड में क्या करेंगे, हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करेंगे। तो एक नॉर्मल सा इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताई है कि दोस्तों मौसम क्या है, मौसम के जो प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं, और दूसरी बात मौसम की जो घटनाएं उसके बारे में बताया। आगे दोस्तों इसमें क्या बताया कि भारत में जो भारत के हैं जो मौसम जो हैं वो 3 प्रकार से बांटे दोस्तों, 4 प्रकार से बांटे। कैसे
कि जो दिसंबर से फरवरी का जो तक होता है वो ठंडा है, मतलब ठंड है, मतलब सर्दी है। सर्दी का मौसम क्या बताया है? दिसंबर से और फरवरी के बीच में मौसम क्या है? सर्दी का। आ फिर आगे हम बात करते हैं गर्मी की। दोस्तों गर्मी जो है ये बताइए, इसमें मार्च से मई के बीच में गर्मी का मौसम है, और जून से सितंबर में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम होता है वो वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो वो उस टाइम वर्षा होती है, और वो महीना होता है जून से सितंबर के बीच में। उसी प्रकार अक्टूबर से नवंबर में, अब जैसे इस टाइम चल रहा है, अक्टूबर से नवंबर में मानसून क्या लौटता है वापस, और तो हल्की सी ठंड पड़ती है, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं। तो ये क्या बताया है दोस्तों? ये बताया मौसम, भारत का मौसम इसमें 4 प्रकार से बांटा है। कौन कौन सा? पहला सर्दी, दूसरा गर्मी, तीसरा वर्षा और चौथा सर्द। सर्दी का जो मौसम है दोस्तों वो दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, जब ठंड पर ज़्यादा पड़ती है। और मार्च से जो मई के बीच में गर्म मौसम होता है उसे गर्मी का मौसम बताया, क्योंकि इस टाइम जब सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है उसके कारण यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसी प्रकार जब दिसंबर से फरवरी का जो बीच जो टाइम होता है, इस टाइम क्या है, सूर्य जो है सीधा पृथ्वी पर, मतलब सीधा वो नहीं पड़ता, सीधी की किरणें नहीं पड़ती। क्या कारण है इसका? कि इसका जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, वहाँ गर्मी पड़ती है, जबकि हम भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण सर्दियों में दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण यहाँ ठंड पड़ती है। उसी प्रकार मार्च से और मई के बीच में जो गर्मी पड़ती है उसका रीजन क्या है? कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर? पृथ्वी पर, और जिसके कारण क्या है, गर्मी बढ़ती है दोस्तों। तो ये चीज बताइए। इसके अलावा बताया कि जून से और सितंबर तक की जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम होता है, क्या है कि जब जून से और सितंबर के बीच में दक्षिणी पश्चिमी मानसून इंडिया में एंट्री करता है, जिससे क्या है, वर्षा होती है। ये चीज बताइए। और अक्टूबर से नवंबर जो इस टाइम चल रहा है, नवंबर का जो महीना है, इसमें क्या है, वापस क्या है, मानसून लौटते हैं, जिसके कारण क्या हल्की सी सर्दी होती है। तो ये चीज बताइए आपको दोस्तों। इस पूरे पैराग्राफ में एक चीज बताइए मौसम के बारे में। मौसम कितने प्रकार का है? मौसम के बारे में बताया, 4 भागों में हमने बांटा है मौसम को। कौन कौन से? पहली सर्दी, दूसरी गर्मी, तीसरी बरसात, चौथी शरद। और ये भी बताया दोस्तों कि मौसम का इफेक्ट करने वाले कारक क्या है। मौसम का इफेक्ट करने कारण बता दिया इसमें, देखो तापमान है, वर्षा है और सूर्य की किरणें हैं, इनके कारण मौसम में परिवर्तन आता है। तो ये चीज बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों हम शीत ऋतु की। तो दोस्तों शीत ऋतु अभी आपको बताया था। शीत ऋतु में कुछ नहीं होता, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। यही चीज आपको बताई थी मैंने शीत ऋतु के बारे में। पहले अभी मैंने बताया था आपको, जो ठंडा मौसम होता है, ठंडे मौसम में जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। अब जिसके कारण क्या है कि जो उत्तर में है, मतलब क्या है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर में क्या है कि जो तापमान है उसमें कमी होती है, तापमान में कमी होती है। अब रीजन क्या है इसका? कि जैसे ये पृथ्वी मान लो, अब ये 0 डिग्री विषुवत वाला है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। तो ये चीज़ है। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ से क्या है, सूर्य इस टाइम क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। इस टाइम क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जाता है सूर्य। तो यहाँ पर क्या है, सीधी किरणें पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में इसी टाइम, सर्दी के टाइम। उत्तरी गोलार्ध में तो सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके कारण तापमान कम होता है। तो ये चीज़ बताया आप जब पृथ्वी वो देखेंगे तो यही चीज़ है इसमें बस। और ये आपको पहले ही बता चुका है कि किस प्रकार गर्मी का मौसम क्यों आता है। अब ये आपको पहले जो चैप्टर गए हैं उनमें बता चुके हैं दोस्तों, प्रीवियस में। अब आप बात करते हैं, इसके विपरीत कर दो आप, गर्मी ऋतु। अब गर्म में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा क्या? गर्म में क्या होगा, तो सूर्य जो है, ये जैसे ये है, पृथ्वी है, तो सूर्य क्या करेगा, ये उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब क्या है, गर्मी में क्या होगा, ये सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में आता जाएगा, जिससे कारण क्या है कि जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। और ये चीज़ इसमें बताई दोस्तों, जैसे गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें
अधिकतर सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है, यही बताया। देख लो, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। अब गर्मियों में क्या है, दिन के समय गर्म लू बहती है, मतलब हवा चलती है, पवन चलती है, जिसके कारण लू बहती है। तो ये गर्म ऋतु के बारे में बताया, आपको रीजन भी बता दी मैंने। गर्म ऋतु में सूर्य की किरणें के कारण ये क्या है, गर्मी होती है दोस्तों। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अब बात करते हैं दोस्तों, आगे की बात क्या करते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो वर्षा का मौसम है। मतलब क्या है कि जब ये आपको भी बताया था मैंने कि जून से और सितंबर का जो महीना होता है उस टाइम क्या है कि भारत में मानसून का आगमन होता है, भारत में मानसून आते हैं दोस्तों। वही चीज इसमें बताई है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसके कारण वर्षा पाई जाती है, मतलब वर्षा का होना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। अब ये एक पैराग्राफ में दे रखा है कि यह मौसम आने और आगे बढ़ने, यह मानसून के आने पे और आगे बढ़ने के कारण का मौसम है। और इस पर पवन बंगाल की खाड़ी जो है तथा अरब सागर में स्थित की ओर बहती है, अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। अब जैसे मान ले ये इंडिया का मैप है, ये बात कह रहा है कि जिसमें क्या होता है, इसमें ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये अरब सागर है। इसमें बोला है कि पवन जो है, हवा जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, इधर बंगाल खाड़ी इधर अरब सागर, इससे क्या है स्थल की ओर बहती है, ऐसे ऐसे बहती है, ऐसे बहती है और वे अपने साथ नमी लाती हैं, जिसके कारण नमी आ जाती है इन क्षेत्रों में। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, जैसे जैसे मान लो आगे जाके हिमालय से टकराई है, इससे पहले क्या है, जैसे मान लो ये वाली यहाँ टकरा गई, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इधर मान लो ये वाले जो इधर गए, इधर गया मेगा खांसी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ उनसे टकराएंगी। तो ये रीजन क्या है, पहाड़ियों से टकराकर फिर ये क्या है वर्षा का कारण बनती है। तो इसमें चीज़ देखो, इसमें क्या बताया मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं बताया, फिर से बता देता हूँ आपको आराम से। देखो, जैसे ये बात कर रहा है इंडिया, जैसे ये है, ये अरब सागर है जैसे, और ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। अब जैसे ये बात कर रहा है कि जब मानसून जब आते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है कि जो अरब सागर से हैं जो हवाएं ये स्थल की ओर बढ़ती हैं, इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से हवाएं स्थल की ओर बढ़ती हैं। अब क्या हवा जैसे स्थल की ओर बढ़ती हैं तो नमी अपने साथ नमी लाती हैं, हवाएं बढ़ती हैं नमी लाती हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर पहुंची हवाएं, यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इनसे टकराएंगी, ये हवाएं इनसे टकराएंगी। इधर जैसे मेगा खांसी जयंतिया पहाड़ियाँ, दो तीन पहाड़ियाँ, गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियाँ, जैसे ये इधर इनसे टकराएंगी। अब इनसे टकराने के बाद क्या है, टकरा कर वापस आकर फिर ये वर्षा का कारण बनती दोस्तों। तो ये चीज़ बताई दोस्तों, आप कुछ नहीं बताया, बस ये चीज़ बताई इसमें मानसून जब आते हैं उसके बारे में बताया। अब क्या है कि मानसून जब लौटते हैं तो उसका समय जो है वो शरद ऋतु है, आपको पता है। अब क्या फिर इस समय पवन जो है स्थलों से लौटकर बंगाल खाड़ी, इसके विपरीत कर दो जैसे उसमें। अब क्या है, जैसे ये अरब सागर था अभी आपको बताया था, ये बंगाल खाड़ी है, इसमें क्या अब उल्टा हो जाएगा, स्थल से और बंगाल खाड़ी और अरब की ओर जो पवन है वो बहती है, तो ये मानसून का लौटना कहलाता है। ये बात बताइए बस। पर इसी समय क्या होता है, दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा का कारण बढ़ती है। अब क्या है, जैसे ये जाती है तो यहाँ पर ये तमिलनाडु हुआ और इधर क्या है आंध्र प्रदेश हुआ, इनमें क्या है ये वर्षा का कारण बन जाती है। ये बात बताइए आपको। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ तो आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जलवायु के बारे में। अब ये बात करते हैं दोस्तों जलवायु। अब नीचे दे गया है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत जो दशा है वो जलवायु है। मतलब क्या है, जलवायु को एक बार अगर देखें, जलवायु कुछ नहीं है, जलवायु इसके बारे में देखो दोस्तों, ये है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो मौसम है
मौसम है कि जो औसत जो दशा है वो जलवायु है। तो ये चीज बताइए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मौसम तो क्या था, दिन प्रतिदिन बदलता था, जबकि जलवायु क्या है, एक औसत दशा है। मतलब अनेक वर्षों में मापी गई औसत दशा है, जिसके कारण जलवायु है। बस यही अंतर है मौसम और जलवायु में। अब दोस्तों क्या है इसमें, इसमें बात कर रहा है कि भारत की जो जलवायु है वो मोटे तौर पर, अब देखो दोस्तों क्या करना है आपको, भारत की जलवायु के बारे में देखो। भारत की जलवायु के बारे में क्या करना है, जैसे मान लें आपसे पूछे भारत की जलवायु, तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कौन सी है, मानसूनी है। मानसूनी है। अब ये बता दिया आपको कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति जो है वो उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर है वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ये चीज भी बता दें आपको। भारत में कृषि पर निर्भरता होती है, ये आपको पता है, कृषि पर निर्भर देश है भारत। तो उसमें क्या है, अच्छे मानसून होंगे तो कृषि पर्याप्त रूप से होगी, प्रचुर मात्रा में कृषि का उत्पादन होगा, फसलों का उत्पादन होगा। तो जलवायु जो है, इसके बारे में बता दिया आपको कि भारत की जलवायु पहली बात तो क्या है, मानसूनी जलवायु है। इसके अलावा जो भारत में है वो भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। तो ये चीज़ आपको बता दी दोस्तों। इसमें ये चीज़ बताई, जलवायु के बारे में बताया है, भारत की जलवायु कौन सी है। इसके अलावा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है और यहाँ की जो मानसूनी पवनों के कारण यहाँ वर्षा होती है। और इसके अलावा क्या है, सबसे बड़ी बात है कि मानसून पर निर्भरता है अपनी कृषि की। यदि मानसून कमजोर हुआ तो हमारे यहाँ कृषि के उत्पादन कम होता है। तो यही कारण है कि मानसून पर कृषि की निर्भरता के कारण, यदि मानसून अच्छा है उस साल हमारा क्या है, कृषि उत्पादन अच्छा होता है। जिस साल मानसून की परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हमारे यहाँ कृषि उत्पादन कम होता है। तो ये चीज़ बताइए। इसके अलावा दोस्तों आगे क्या बताए कि जलवायु को इफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में बताया। जलवायु को कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे इसमें पैराग्राफ में दे रखा है कि किसी स्थान पर जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी व उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसके कारक कौन कौन से हैं, तो कारक है दोस्तों, एक तो स्थिति, दूसरा क्या है, ऊंचाई कितनी है, और तीसरा क्या है, उसकी समुद्र से दूरी कितनी है। अब दोस्तों जैसे आप बात करते हैं, आप एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे ये मान ले भारत का मैप है। अब जैसे यहाँ पर समुद्रों के बगल में जैसे कोई मुंबई है, यहाँ पर क्या जलवायु ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जलवायु में परिवर्तन होने लगा स्टार्ट होता है। उसका रीजन क्या है, समुद्री तल से जो दूरी है तटीय क्षेत्रों की वो नज़दीक होती है, और उससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो स्थलीय भाग की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है, वहाँ का जो मौसम है, उसकी जलवायु है, वो सब चेंज हो जाती है। दोस्तों यही बात बताइए इसमें। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, जैसे एग्जाम्पल दिया कि मान लो अंतर देखो, हम जैसे राजस्थान की बात करें हम दोस्तों, तो राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, और ये क्या है, गर्म स्थान है। जबकि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, बर्फ पाई जाती है, बर्फी बर्फीले पहाड़ पाए जाते हैं। और तटीय क्षेत्र में मुंबई की बात कर लें, इसमें देख लो वही एग्जाम्पल दिया है। तटीय क्षेत्र में यदि मुंबई की बात करें तो यहाँ ना तो गर्म है और ना ही ठंड है, मध्यम है टोटली। समुद्री तट पर होने के कारण ये स्थान अधिक आर्द्र होते हैं, ये बात बता दी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा है वो कहाँ है, तो सबसे अधिक जो वर्षा है वो मेघालय में स्थित मौसिनराम में है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसे में तो वर्षा ही नहीं होती। तो ये चीज़ बताइए कि जलवायु में परिवर्तन क्या कारण से होता है। तो परिवर्तन के कारण है स्थिति उसकी, जलवायु की कारण क्या है, स्थिति उस जगह की, फिर ऊंचाई, फिर समुद्र से दूरी, फिर उच्चावच पर निर्भरता। ये चीज़ आपको बताई दोस्तों। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था राजस्थान का,
कि राजस्थान में देखें तो यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं और गर्म स्थान होते हैं। और दूसरी बात हम करते हैं किसकी, कश्मीर की, तो यहाँ बर्फीले पहाड़ हैं। जबकि हमें मुंबई की बात करते हैं ना, तो ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा वर्षा, तो ये सब मौसम है। तो ये चीज़ आपको बताई दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में कि ये इसका रीज़न क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे प्राकृतिक वनस्पति। तो पहली बात तो ये देखते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक जो वनस्पति है वो होती क्या है। पहली बात हम देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जान लेते हैं कि होती क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति कुछ नहीं है जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों इसमें दे रखा है आगे झाड़ी और जंगल। ये पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ बताइए बस, पर हम एक बार पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को। ये पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ बताइए कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास के वाले मैदान भी में खेलते कितना अच्छा लगता है, ये बात बताइए। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लंबे वृक्ष आते हैं जिनमें हम कुछ बहुत सारी शाखाएं और पत्तियां देखते हैं, जिसमें नीम हुआ, आम हुआ, और कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल है। घास और झाड़ियाँ पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यही तो चीज़ आपको बताई अभी हमने। प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं कि जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं, और एग्जाम्पल देते इसमें घास और झाड़ियाँ। तो यही चीज़ आपको बताई, बस ये बता दिया। अब देखो ऐसा आगे बढ़ते हैं, जैसे जलवायु विभिन्नता के कारण भारत के अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। ये मेन चीज़ है, जलवायु में परिवर्तन होता है तो भारत में क्या अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। तो भारत की वनस्पति 5 प्रकार से बांटी है जलवायु के आधार पर हमने। अब इसमें कौन कौन सी बांटी है ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो भारत की वनस्पतियां हैं उनको 5 प्रकार से बांटा है। पहली कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला कौन सा है दोस्तों, इसमें दे रखा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। और तीसरा कौन सा है दोस्तों, कटीली झाड़ियां। और चौथा कौन सा है दोस्तों, पर्वतीय जो वनस्पति है पर्वतों पर पाई जाती है। और अगला 5वां कौन सा है दोस्तों, वो है मैंग्रोव वन। तो ये जलवायु के आधार पर बांटा है दोस्तों। भारत में जो जलवायु के आधार पर वनस्पति को बांटा है, पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कटिबंधीय झाड़ियां, चौथा पर्वतीय वनस्पति, और 5 है मैंग्रोव वन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय की। अब इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे भारत में उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं हम, वर्षा वन जो है, वर्षा वन इनकी बात करते हैं। एक बार इस पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना, आपको बताएंगे कैसे लिखना है आपको बस। तो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। तो नॉर्मल बात है, वर्षा वन है इसलिए हमको पता है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश है जमीन पर नहीं पड़ता। और वर्षा वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं, और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अब इनका वो बता दिया क्षेत्र, मेन चीज क्षेत्र बता दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में और पश्चिमी घाट की जो सक्रिय पट्टिका है उनके भागों में पाई जाती है। और फिर वृक्षों के वो एग्जाम्पल दे दिए, जिसमें है मोगनी, अवोनी और राउजवुड। तो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी दोस्तों आपको इस पूरे पैराग्राफ पढ़ के, ये चीज़ ध्यान रखनी। पहली बात तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनका क्षेत्र कौन सा है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें बताया जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उसी प्रकार उत्तर और पूर्वी जो
राज्यों के कुछ भाग हैं वहाँ पाए जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी घाट की जो सक्रिय पट्टिका है वहाँ पाए जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें आपको उनके एग्जाम्पल ध्यान रखने, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, जैसे अबोनी, जैसे और रोजवुड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से वन पाए जाते हैं। और बस अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं, हम दोस्तों अगला जो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अब उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में बात करते हैं, तो इसी प्रकार इसको डिवाइड कर लेंगे हम। पहली बात तो इनकी विशेषता देखेंगे जब कि हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है। इन वनों में मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून में मतलब ज़्यादा वर्षा होती है वहीं ज़्यादा होते हैं, बाकी दिन ये मतलब इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय पत्ते झड़ाते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से हैं, जैसे सागौन, पीपल, नीम, शीशम। और कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये एमपी में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और जो महाराष्ट्र के कुछ भागों में। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी, पहली बात तो ये मानसूनी वन है, ये ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, इसमें प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, पीपल, नीम। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, एक और चीज कि क्षेत्र कौन से हैं, क्षेत्र में जैसे मध्य भारत ध्यान रखना है सीधा। और मध्य भारत जैसे एमपी, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और ऐसे ही महाराष्ट्र के कुछ भाग, ये चीज ध्यान रखनी है बस। मेन चीज क्या थी इसमें, जैसे आप पूरी पैराग्राफ पढ़ा, कौन से वन है, मानसूनी वन भी कहलाते हैं। वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, साल, सागवान, पीपल, नीम के पाए जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है, मध्य भारत। मध्य भारत में कौन सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भाग। अब ये चीज़ आपने पढ़ ली, अगली बार आप देखेंगे अच्छा मानसूनी वन थे तो मानसूनी वन कौन से थे, उनमें कौन से वृक्ष पाए गए थे और कौन सी जगह पाए जाते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगी। तो उसमें से ये चीज़ लिखनी है। आगे बढ़ते हैं हम कटीली झाड़ियों के बारे में। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, ठीक है। जब पानी की क्षति कम होती है, मतलब पानी इनको कम जरूरत होती है, इनकी जो पत्तियां हैं बड़े कांटे होते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं, इनके कांटे होते हैं। और ये वृक्ष में कौन कौन से एग्जाम्पल में, कैक्टस, खेर और बमूल और कीकर। उनके क्षेत्र कौन कौन सा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के कुछ तथा गुजरात में पाई जाती है। तो इसका क्या देखना है एक बार, वनस्पति इसमें कौन कौन से हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, जैसे कैक्टस, खैर हुआ, बमूल हुआ, कीकर हुआ, ये तो एग्जाम्पल दे दिए। पर क्षेत्र देखना है कौन कौन से क्षेत्र है। क्षेत्र में जैसे राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी ढलान है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और गुजरात का क्षेत्र थोड़ा बहुत। ये चीज़ बताइए, तो आपको क्या करना है, वनस्पति कौन सी है, उसका क्षेत्र कौन सा है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इसमें कोई और काम की चीज़ है नहीं है। और ये चीज़ दे रखी पैराग्राफ में पूरे में। आगे बढ़ते हैं, अब पर्वतीय वनों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है, पहली बात, पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पति को विभिन्न प्रकार से बांटा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, आपको पता है। ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा, मतलब वायुमंडल कम होता जाएगा धीरे धीरे। और समुद्र तल से 1500 से 2000 मतलब 1500 से 2500 के बीच में ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो होता है वो शंक्वाकार होता है। ऊंचाई जैसे बढ़ती है तो बता रहे कि 1500 मीटर से और 2500 के बीच में जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या है कि इन पर्वतों में शंक्वाकार प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। और इन वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़ और पाइन और देवदार। अब चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, पहली बात तो पर्वतीय वन है, ये ध्यान रखना है कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 1500 मीटर से और 2500 मीटर के बीच में है। दूसरी बात, ये जो वन होते हैं ये शंकुधारी वन होते हैं,
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल कौन कौन से? चीड़, पाइन और देवदार। ये एग्जाम्पल देख लिया, तो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं हम जो मैंग्रोव वन है उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंग्रोव वन सबसे बड़ी बात है कि ये खारे पानी में रहते हैं और मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का डेल्टा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और इसमें क्या है कि सुंदरी एक प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन है। तो इसमें क्या है, पहली बात क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें है पश्चिमी बंगाल और उसमें है सुंदरवन का जो है डेल्टा बनता है, वहाँ सुंदरी प्रकार के वो पाए जाते हैं, ये हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, पहली दूसरी बात है निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम वनों की आवश्यकता क्यों है हमको, ये आपको बताया, मतलब इसका महत्व क्या है। तो सीधी सी बात है, वनों से हमसे मिलता क्या है, ये पूरी चीज़ आपको पढ़ेंगे तो यही बताएंगे। देख इसमें महत्व क्या है, देखो पूरे पैराग्राफ में एक चीज़ बताइए। हम क्या है, CO2 छोड़ते हैं और पौधे क्या है, O2 छोड़ते हैं। तो हम जैसे CO2 छोड़ते हैं तो पौधे उन्हें ग्रहण करते हैं, और पौधे फिर O2 छोड़ते हैं और हम उन्हें ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों पहली बात तो होगी। क्या बताया मैंने पूरा, हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 पौधों के लिए भोजन का काम करती है, श्वास का काम करती है, और पौधों द्वारा छोड़ी गई O2 हमारे श्वास का काम करती है। तो पहली बात तो वन ये काम हो गया। दूसरी बात क्या हुआ कि जैसे पेड़ हैं उनकी जड़ें होती हैं, जड़ें क्या हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे क्या है, मिट्टी का जो कटाव है, मृदा का कटाव जो होता है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं, वो नहीं होता। ये चीज़ बताइए। इसके अलावा वनों से क्या मिलता है, इसमें दे रखा है जैसे, वनों से क्या है दोस्तों, ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, लाख प्राप्त होते हैं, शहद प्राप्त होते हैं, गोंद प्राप्त होते हैं। तो वनों का लिए महत्व है। इसके अलावा ये जो वन्य जीवों की जो प्राकृतिक निवास होते हैं। इसके अलावा क्या है कि अब क्या है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल, इसमें दे रखा है जैसे, इसमें दे रखा है कि वनों की अनाधुंध कटाई की जा रही है और भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही हैं, और हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए जबकि हम काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी। दूसरी बात बोला है इसमें कि पेड़ को बचे रखने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ खास उत्सव कराने जाना चाहिए, जैसे वन महोत्सव करने चाहिए, मनाकर करने चाहिए, जैसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी को बारे में बताना चाहिए कि यदि पृथ्वी पर वन ही नहीं होंगे तो हमारा जीवन किस प्रकार मतलब नहीं रह पाएगा। सबसे बड़ी बात है, यदि हम वनों की कटाई करेंगे दोस्तों तो उससे क्या नुकसान होगा। पहली बात तो वनों की कटाई से सबसे बड़ा नुकसान है, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, और ग्लोबल जो वार्मिंग की घटनाएं इस टाइम चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसमें क्या बोलते हैं, वृद्धि होगी। इसके अलावा क्या है, जंगलों की आपने अभी सुनी है, जंगलों की आगजनी। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्लाइमेट परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज। उसका रीज़न ही क्लाइमेट चेंज है, और वो भी चेंज क्यों हो रहा है, वनों की वजह से हो रहा है। यदि हम वनों को ही काट देंगे तो फिर परिवर्तन तो होगा ही, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगी फिर वनों में आग लगेंगी, ये घटनाएं होंगी। तो यही चीज़ है, बात करिए। हम जितनी भी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आजीविका भी चल रहा है COP27 जो मिस्र में चल रहा है, तो ये चीज़ें क्या बात करते हैं वहाँ, वो ये क्लाइमेट की तो बात करते हैं। यदि तो ये सबसे बड़ी बात है कि वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यहाँ आपको पता लग गया होगा क्यों, किस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं। अपरदन की घटनाएं रोकते हैं, ये बहुत चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। जैसे अभी आपको बताया कैसे लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद वगैरह जो भी हैं। दूसरी बात है वन्य जीवों के जो निवास स्थान होते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि इकोसिस्टम में एक जैसे कोई फूड चेन है,
अगर उसमें प्रॉब्लम, एक जीव की प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी। तो यही चीज़ बताइए इसमें, बस वन एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं वन जो प्राणी है, वन्य प्राणी के बारे में बात करते हैं। अब वन्य प्राणी की बात करते हैं तो पहली बात तो है कि जो वन्य प्राणी दिवस है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहला सप्ताह वो है जो वन्य जीव सप्ताह कहलाता है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी बात, यह आगे भी आएगा। अब इसके बारे में देखो लेते थोड़ा कि वन विभिन्न प्रकार की वन्य जीवों का निवास स्थान है। ये अभी मैं बताया आपको। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियां, स्तनधारियां, कीट और कृमियों का निवास करते हैं। ये वनों की अभी बात आ गई। वनों में फिर देख लो कितने महत्वपूर्ण है। जो इसके अलावा बताया कि जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये हमारे विभिन्न भागों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इसमें उदाहरण दिया है कि गुजरात के जो गिर वन है उनमें क्या है, एशियाई शेर निवास करते हैं। इसी प्रकार हाथी तथा अन्य सींग वाले, एक सींग वाले गैंडे असम में निवास करते हैं, जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, उसमें की इसकी बात की है। उसी प्रकार हाथी केरल और कर्नाटक से मिलते हैं। उसी प्रकार ऊंट के जो रेगिस्तान है, ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान की बात कर रहा है। ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान से, जंगली गधा कशकिरन गुजरात से, और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर हैं, जैसे बंदर, सियार, भेड़िया हुआ, नीलगाय हुआ, चीतल हुआ इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। ये चीज़ें बताइए कि जैसे गिर से पा रहे हैं एशियाई शेर, जैसे एक से एक हाथी, और जो एक सींग वाला जो गेंडा है वो असम के काजीरंगा से पाया है। हाथी केरल के और कर्नाटक से मिलते हैं। उसी प्रकार राजस्थान से क्या होता है कि रेगिस्तान है तो वहाँ क्या है, ऊँट पाए जाते हैं। जंगली गधा है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। हिम तेंदुआ है और भालू है ये हिमालय में पाए जाते हैं। ये चीज़ें बताइए बस इसमें, और बताया भी क्या है। अब देखो नीचे के पैराग्राफ पढ़ते हैं कि भारत में पक्षियों की भी विभिन्न प्रचुरताएं हैं। भारत में पक्षियां भी विभिन्न हैं, मतलब कि बहुत प्रजातियां हैं। अब मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। ये बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके निवास स्थान प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं दोस्तों जिससे पक्षियों का मतलब एक प्रकार से संरक्षण हो, वो उनकी मृत्यु कम हो। अब क्या लगातार धीरे धीरे प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब बड़ी घटना है। यदि वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, प्राकृतिक धरोहर हैं, ऐसी चीज़ें ये अगर नहीं रहेंगी तो प्रकृति का विनाश निश्चित है। अब ये रीज़न क्या होता है कि जैसे हम वनों को काट रहे हैं, जहाँ पर वनों में वन्य जीव रहते हैं उनके निवास स्थान छीन रहे हैं हम लोग, और फिर वो मनुष्यों पर हमला करेंगे। क्योंकि जिन क्षेत्रों में जो वन उन वन्य जीवों के लिए निवास स्थान थे उनको हम काटे जा रहे हैं। अब उनके स्थानों को हम छीन रहे हैं तो हम भी उनके घरों में जा रहे हैं ना कि हमारे घर में वो आ रहे हैं। तो यही रीज़न है आजकल जितनी भी घटनाएं देखते हैं हम, कि आपने सुना होगा उड़ीसा में अभी क्या हुआ था। उड़ीसा जाने मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उड़ीसा की बात है। उसमें क्या होता कि जो कम से कम पता नहीं 12-13 के हाथी, जान 6 हाथी थे कुछ, वो क्या ट्रेन की पटरी की वजह से मर गए थे, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन की पटरी जा रही थी। अब क्या किया हमने, क्या कर दिया, जिस क्षेत्र में हाथियों के लिए था हमने वहाँ पर पटरियाँ बिछा रहे हैं, हम लोगों को बसाए जा रहे हैं, तो वहाँ फिर वो प्रॉब्लम ही आती है। तो यही चीज़ें बात कर रहे हैं हम, ये बात कर दें, ऐसे बात कर रहे हैं। भारत के सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया कोबरा कह रहे हैं प्रमुख हैं। इसी प्रकार वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या ज़्यादा वन काट रहे हैं और फिर उनको वन्य जीवों को मारे जा रहे हैं, तो उससे इनकी प्रजाति घट रही हैं और ये बहुत ही खराब चीज़ है। बहुत सी प्रजातियों को समाप्त हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजनाएं, हस्तित
परियोजना जैसी योजनाएं चला रहे हैं, यही चीज़ बताइए। अब ये बताया कि आप मानचित्र में देखें इनको, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, हाथियों के लिए जो बताया ये चीज़ें परियोजनाएं कहाँ चल रही हैं, ये आप एक मानचित्र में देख लें तो आपको एक थोड़ा याद रहेगा। दूसरी बात बोला है कि आप वन जीवों के संरक्षण में भी हाथ बटा सकते हैं, ये बात बताया हमको। इसके अलावा बोला है कि आजकल क्या है कि जानवरों के शरीर के विभिन्न अंग जो हैं, जैसे हड्डियाँ हैं, सींग हैं, पंख हैं, से बने पदार्थों की खरीदारी में इनकार कर रहे हैं, मतलब इन पर रोक लगा रहे हैं। इनका शिकार क्यों करते हैं? जैसे अब हाथी दांत है, हाथी दांत का यूज लोग व्यापार में करते हैं, उसका तस्करी करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं लोग इनसे, मतलब आभूषण भी बनते हैं ऐसे सुना है। तो यही चीज़ बताइए इसमें बस। प्रत्येक वर्ष हम वही बताया मैंने अभी आपको, प्रत्येक वर्ष जो अक्टूबर का महीना था वो सप्ताह था, तो पूरा वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वनों का वन्य जीवों के जो निवास स्थान है उनका संरक्षण की जागरूकता लाई जा सके। ये चीज़ बताइए आपको। और इससे अलावा लास्ट में क्या चीज़ दे रखी है, पासी जो प्रवासी पक्षी हैं उनके नाम दिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। मान लें आपको क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे करके कि पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टार स्टॉर्क, फ्लोमिंगे फ्लेमिंगो और पिनटेल बतख, ये क्या है? ये सब दे दिया आपको, और क्या है आपको दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है प्रवासी पक्षी हैं। प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ देश से आते हैं, बाहर के देश से। जैसे साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो ये चीज़ बताइए आपको प्रवासी पक्षी के बारे में। तो दोस्तों इस पार्ट में, इस पूरे जो चैप्टर है इसमें क्या बताया आपको, पहली बात तो है वनस्पति के बारे में बताया, मतलब वन के बारे में बताया। दूसरी बात है वन्य जीव प्राणियों के बारे में बताया। तीसरी बात है प्रवासी पक्षी वगैरह हैं इनके बारे में बताया। तो ये चीज़ बताइए। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है किस प्रकार। और इसके अलावा जलवायु के बारे में बताया, उसके अलावा मौसम के बारे में बताया, ये किस प्रकार मौसम चेंज होता है, जलवायु किस प्रकार परिवर्तन होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्यों मतलब राजस्थान में गर्म जो रेगिस्तान में है वो गर्मी पाई जाती है, जबकि हम देखते हैं कि कश्मीर की साइड बर्फ़ पाई जाती है, वो जलवायु का कारण है। इसी प्रकार ये बताया कि यदि हम वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो एक प्रकार से हम मतलब आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, जलवायु की घटनाएं देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। वो रीज़न क्या है कि हम वनों को काटे जा रहे हैं, और जिससे क्या है नई नई चीज़ें उभर कर आ रही, जैसे वनों में आग लगना, ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। इस प्रकार अब आजकल क्या मौसम का भी परिवर्तन हो रहा है, कब बरसात हो रही है, कब मतलब सर्दी पड़ रही है, कब बरसात हो रही है, कब गर्मी पड़ रही है, ये भी पता नहीं चल रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमको उनको चीज़ों को ध्यान रखना है और चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना है दोस्तों। बस यही था। अभी ये बस यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों आज हमने 6 क्लास की जो एनसीईआरटी थी ज्योग्राफी की वो आज समाप्त कर दी है। अब जो अगला जो इसी श्रृंखला में जो अगली वो आएगी वो बुक आएगी 7th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर फर्स्ट आएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। यदि दोस्तों आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, अभी हम ही खुद ही चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं, मतलब उनमें मतलब थोड़ा और सोच रहे हैं कि मतलब क्या परिवर्तन किया जाए। यदि आप इसका मतलब फीडबैक दोगे, बताओगे, पूछोगे, क्वेश्चन पूछो आप हमसे, अगर फीडबैक दोगे तभी तो हमको पता चलेगा दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप फीडबैक दो ताकि हम हमारी और कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं एनसीईआरटी में दोस्तों। इसी श्रृंखला को आगे हम जारी रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।